Welcome to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 20 video on MCQs series from chapter Government Budget and the Economy, which is a part of macroeconomics. So this video is a part 6 वीडियो ऑन चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो हमने इसके 5 पार्ट कर लिए हैं। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यू सीरीज ऑफ चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो कल का लेसन लास्ट रहेगा इस चैप्टर से, और हम कल के लेसन में सिर्फ रिवीजन करेंगे जो हम ऑलरेडी एमसीक्यूज कर चुके हैं। उनसे उन्हीं टॉपिक से और कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। कल एक्चुअली आपका टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही एमसीक्यूज होगा। तो अगर किसी को वो आंसर्स में, अगर प्रीवियस आंसर्स में डाउट होगा, वो कल के एमसीक्यूज में सारा कवर हो जाएगा। क्लियर? सो आज का यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है एमसीक्यू सीरीज में जो गवर्नमेंट बजट के अलग अलग टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहले कोई वीडियो को नहीं देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे विद टाइम। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे एक्चुअली एमसीक्यूज का पर्पस यही है कि हम आपको विद एक्सप्लेनेशन सारी रिवीजन भी करवा सके। अगर आपने पहले रिवीजन नहीं की, आने वाले चैप्टर्स जो पेपर में चैप्टर्स आने वाले हैं इन द एमसीक्यूज पेपर, तो उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का, 26 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर गवर्नमेंट बजट। सो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहले असर्शन पढ़ते हैं। सो असर्शन में बोल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस। रीजन इसका क्या दिया है? फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ total expenditure over total receipts including borrowings during a fiscal year। अब देखिए असर्शन और रीजन का मैंने आपको बहुत बार तरीका बताया। आप अगर प्रीवियस लेसन्स को अगर आपने देखा है तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। क्लियर? उसमें हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करने सीखे, और अगर हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है उनको करना सीखा, और अगर मोर देन वन हमारे पास स्टेटमेंट्स है उनको हमें इनकरेक्ट कौन सा है या करेक्ट कौन सा है वो बताना है, हमने वो भी सीखा। क्लियर? इसी तरीके से असर्शन और रीजन का हमने बहुत बार रिपीट किया हुआ ये प्रोसेस कि पहले आपको असर्शन ध्यान से पढ़ना है, और अगर आपको लगता है ये करेक्ट है, ये किसी भी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रही चीज जो है वो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, और रीजन आपको पढ़ना है वो भी अगर करेक्ट है, तो आपको इन दोनों को लिंक करने के लिए बीच में बिकॉज लगाना है और फिर लिंक करके बताना है कि क्या ये आपस में भी लिंक्ड है। अगर ये दोनों आपस में अपने आप में अगर करेक्ट है तो क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर देना होता है। सो असर्शन देखिए, असर्शन में जो चीज बोली है फिस्कल डेफिसिट के बारे में बोल रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा पार्ट प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कल की वीडियो में। अगर आपको पता होगा तो ये किसका पार्ट है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो ये किसका पार्ट है एक्चुअली, तो इसके बारे में आप अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताइए। तो फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंस। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट है बजटरी इम्बैलेंस का। जब भी बजटरी जो है बजट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है? फिजिकल हमने कल भी देखा था कि जब भी इम्बैलेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और जिसमें हमारे इनकम्स कम है, यानी कि रेवेन्यूज कम है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए, तो उसमें क्या है? बजटरी इम्बैलेंस हो जाता है, डेफिसिट यानी कि कमी आ गई, फिजिकल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमी आ गई। तो उसको जो है फिजिकल डेफिसिट में जो है प्रेजेंट करता है मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बजटरी इम्बैलेंस का वो प्रेजेंट करता है कि कहां से कमी आई, किस वजह से आई, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट है। क्लियर? ये बोल रहे हैं। क्या ये करेक्ट है? जी बिल्कुल करेक्ट चीज बोल रहे हैं। तो अगर आपको आंसर पता होता है ना, आप अपना आंसर साइड में लिखकर अपने कंसेप्ट भी टेस्ट कर सकते हैं कि किस हद तक आपको नॉलेज है। अब रीजन देखिए, रीजन क्या बता रहे हैं इसका? फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीप्ट इंक्लूडिंग बोरिंग्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। अब यहाँ पर तो सीधा सीधा लग रहा है इसका मीनिंग लिखा हुआ है फिजिकल डेफिसिट का। ध्यान से पढ़िए, क्या ये मीनिंग करेक्टली लिखा हुआ है या नहीं लिखा। फिजिकल डेफिसिट क्या बोल रहे हैं? इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यही बोला था ना, ओवर टोटल रिसीप्ट से, लेकिन साथ में ये लिख दिया इंक्लूडिंग बोरिंग्स।
तो ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, तो इंक्लूडिंग बोरिंग्स, क्या रिसिप्ट में बोरिंग्स आती हैं? रिसिप्ट में बोरिंग्स आती हैं? नहीं आती, कभी भी नहीं आती। इन रिसिप्ट्स में कोई भी पर्सन अगर रिसीव कर रहा है तो उसकी बोरिंग्स थोड़ी आएंगी, बोरिंग्स निकाल कर एक्चुअल रिसिप्ट्स आती हैं। तो बोरिंग्स अगर जो रिसिप्ट में इंक्लूड है तो वो निकालनी पड़ेंगी। तो फिस्कल डेफिसिट में भी यही चीज होती है। अगर फिस्कल डेफिसिट में रिसिप्ट में इंक्लूडिंग बोरिंग्स लिखा हुआ है वो सिस्टम गलत हो जाएगा, तो दैट इज नॉट द फिस्कल डेफिसिट, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स इज द करेक्ट थिंग एक्चुअली। तो इसलिए ये रीजन गलत हो जाता है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सी ऑप्शन बन जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये बन जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे जिसमें बोल रहे हैं, इस फर्स्ट ऑप्शन में बोला उन्होंने दोनों ट्रू है, दोनों तो ट्रू ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाती है। सेकंड ऑप्शन में भी दोनों तो ट्रू बोल रहे हैं, और बाद में वाली लाइन तो पढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, जब पहले ही उन्होंने जो चीज बोले वो गलत है तो हमने पहले ही इनकरेक्ट कर देनी। थर्ड ऑप्शन में जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें फॉल्स बोल रहे हैं असर्शन को, वो भी गलत हो जाती है। तो एक ही ऑप्शन बचती है, ऑप्शन सी, जो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द आंसर, तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। तो देखिए अब फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंस, बजटरी इम्बैलेंस का मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट करता है। इट इज वाइडली यूज एज अ बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखिए इंडिया में जो है ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है एज अ बजटरी टूल, क्लियर, फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट, की बजटरी डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ है कितनी हद तक हुआ है उसको पूरी एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिस्कल डेफिसिट का टूल बहुत यूज किया जाता है इन इंडिया, क्लियर। तो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू, क्या बोल रहे हैं उसका मीनिंग अब ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट का अगर आपको मीनिंग पता है तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो इसी से आप फॉर्मूलेज भी बना सकते हो। फिस्कल डेफिसिट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे कल के लेसन में। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में लिख दिया कि फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट लिखा है, क्वेश्चन आपको आ गया फिस्कल डेफिसिट ढूंढिए, और सीधा हमारा क्वेश्चन के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट ढूंढ पाए, क्योंकि हमें चाहिए क्या फिस्कल डेफिसिट के लिए? टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए और टोटल रिसीप्ट चाहिए और एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ये चीजें चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया कि जिसमें ऑलरेडी डेफिसिट हमें दिया गया है और हमें यहाँ पर बोरिंग्स दी गई है, रिसीप्ट नहीं दी गई, तो हमारा फिर आंसर क्या होगा? उसमें हमेशा याद रखिएगा कि अगर अकेली बोरिंग्स भी दी गई है, रिसीप्ट नहीं दी गई, एक्सपेंडिचर्स नहीं दिए गए, तब आपका बोरिंग्स जो है इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा है, रिसिप्ट्स में बोरिंग्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वैसे ही बोरिंग्स है, रिसिप्ट के अलावा रिसिप्ट नहीं दी गई, बोरिंग्स है वैसे ही, तो वो क्या होता है, वो फिस्कल डेफिसिट ही क्रिएट कर रहा है, उसमें ही इंक्लूड हो रही है चीज। तो तब नहीं सोचना कि अब बोरिंग्स तो हमें लेनी नहीं है, क्लियर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा अदरवाइज नहीं तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेफर कर रहे हैं, इसको हम रेफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट। इसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रिसीप्ट कम होते हैं, बट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स फ्रॉम द रिसीप्ट, क्लियर, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब ये एक साल का ही होता है, एक फिस्कल ईयर का ही होता है, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली बोल सकते हैं। तो आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना उनकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्लियर। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज क्या है। इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट वेयरइन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन्स टू रीपे द अर्ली लोन्स। तो देखिए ये क्या है, विशियस सर्कल है ऑफ फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का, वेयर इन जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन, गवर्नमेंट और भी लोन ले लेती है टू रीपे द अर्ली लोन, पुराने लोन्स को रीपे करने के लिए वो और लोन ले लेती है। तो हमारे कंट्री में एक्चुअली ऐसा ही ज्यादा होता है, बहुत हद तक होता था और आगे भी अभी हो रहा है, क्लियर। तो इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल, बहुत ही बुरा सर्कल है ये फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है और लोन ले लेती है पुराने लोन्स को पे आउट करने के लिए, क्लियर। दिस प्रोसेस इज नोन एज, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी ये देखिए एक लोन लिया, उस पुराना वाला एक लोन लिया, अभी उसका टाइम पीरियड आ गया, गवर्नमेंट ने एक और नया लोन ले लिया उसको रीपे करने के लिए, वर्ल्ड बैंक को या किसी और कंट्री से अगर लिया है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो वो क्या हो गया, एक मतलब ट्रैप बन रहा है यहाँ पर कि वो ट्रैप में फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमी फंसती जा रही है। तो इस चीज को बोलते हैं डेट
ट्रैप। डेट क्या होता है? जब हम बोरिंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसे डेट बोलते हैं। ये एक डेट ट्रैप है जिसमें बार बार बोरिंग्स लोन लिया जा रहा है, तो ये एक डेट ट्रैप होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, इसमें ऐसा कुछ भी प्राइस राइज के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई, तो ये हमारा इन्फ्लेशन गलत हो जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस भी नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन डिपेंडेंस तब होगी जब हम उस पे ओनली डिपेंड करने की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं कि फॉरेन से ही लोन लिया जाए, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जा सकता है। अभी हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ का मतलब क्या है कि बोरिंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जिसमें क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बोरिंग जो है इंक्रीज, अगर बोरिंग करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये क्या है, एडवर्सली इफेक्ट करती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के प्रपोजल के लिए। तो यहाँ पर जो है ऐसी कोई फ्यूचर के रिगार्डिंग बात नहीं की जा रही, ना ही फॉरेन डिपेंडेंस के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि हमें सिर्फ फॉरेन पे ही डिपेंड रहना है। क्लियर? अपनी कंट्री को छोड़कर बाकी फॉरेन पे डिपेंड रहना, ऐसी कोई बात नहीं चल रही। महंगाई की बात नहीं चल रही, सिर्फ एक ट्रैप की बात चल रही है कि पुराने लोन को पे आउट करने के लिए एक नया लोन दिया जा रहा है। तो ये बार बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है अगर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। क्लियर? तो ये हमारा आंसर बन जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर पहले देख लेते हैं। इन्फ्लेशन, ये जो है इसका आंसर क्या है? डेट ट्रैप है। क्लियर? अब ये यहाँ पर हमारा आंसर डेट ट्रैप है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरा ध्यान से पढ़िए कि क्या है, ये किसका पार्ट है, किस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसको क्या है कि ये इम्प्लीकेशंस है फिस्कल डेफिसिट की। जब बजटरी डेफिसिट हो जाता है ड्यू टू द फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जिसमें हम बोरिंग ज्यादा होती हैं और रिसीप्ट्स कम होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जब बार बार लोन दिया जाता है, गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यूज को है कवर करने के लिए लोन लेती है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है? ये चार मेन इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो डेट ट्रैप है, तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस है, एक तो महंगाई हो जाती है, बार बार अगर लोन लेगी तो उसे, अगर इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसका आगे क्वेश्चन भी करेंगे। इन्फ्लेशन का क्या रोल है फिस्कल डेफिसिट में, इसके आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। फॉरेन डिपेंडेंस, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन के वक्त आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फॉरेन डिपेंडेंस क्या होता है, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ क्या होता है, ये चार इंप्लीकेशंस है मेन फिस्कल डेफिसिट के। क्लियर? तो ये था हमारा डेट ट्रैप के बारे में छोटा सा एक पार्ट। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है? पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, पॉलिसीज ऑफ द सरप्लस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो पॉलिसीज जो है सरप्लस बजट की ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाती है ड्यूरिंग द सरप्लस बजट, अगर आपको पता है तो। सरप्लस बजट के रिगार्डिंग हमने कल थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था। तो देखिए सरप्लस बजट क्या होता है, जिसमें हमारे पास रिसीप्ट ज्यादा है, इनकम गवर्नमेंट की ज्यादा है और एक्सपेंडिचर जिसमें कम कर रही है गवर्नमेंट। अब ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, लेकिन ऐसा हमारी कंट्री में बहुत कम होता है एक्चुअली, क्योंकि कभी अगर सरप्लस बजट हुआ हो, लेकिन होता भी है इन द, अगर हम बहुत डीपली सोचे तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन से बहुत क्लियर भी हो जाएगा। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टली तो बताऊंगी नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको जरूर कवर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ। तो पॉलिसीज ऑफ द सरप्लस बजट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव। अब सरप्लस बजट में खुद सोचिए कि हमारे रिसीप्ट्स जो है, रिसीप्ट्स ज्यादा है, रिसीप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर्स हम कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम किए जा रहे हैं, रिसिप्ट ज्यादा है। तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट को उसके पास पैसा ज्यादा है और खर्चा वो कम कर रही है, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट रख रही है, खर्चा कम कर रही है और रिसिप्ट ज्यादा ले रही है, तो इन केस उसके पास जो अमाउंट आ रहा है, इन बिटवीन द जो डिफरेंस आ रहा है, सरप्लस बजट आ रहा है, वो जो है उसका यूज कैसे, किस वजह से कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, उसका रीजन होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये गवर्नमेंट करती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है,
महंगाई को कम करने के लिए, आप मार्केट में पैसे की सप्लाई को कम करने के लिए वो क्या करती है, ये प्रोसेस सरप्लस बजट का वो पॉलिसी फॉलो करती है। इस वजह से क्या होता है, जब महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, प्राइसेस राइज जो है वो कम हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। उसमें क्या है, ऑलरेडी एक सिचुएशन थी इन्फ्लेशन, ये क्या है, एक इम्प्लीकेशन है जो हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा ना, ये क्या है, इन्फ्लेशन इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का, कमी है, फिस्कल डेफिसिट हुआ तो उसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई। इन्फ्लेशन की अगर प्रॉब्लम आ गई, उसको करेक्ट करने के लिए सरप्लस बजट किया गया, सरप्लस बजट की पॉलिसी फॉलो की गई। जब ये सरप्लस बजट की पॉलिसी फॉलो की गई, उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है सरप्लस बजट का पॉलिसी। उसमें क्या होता है, वो प्राइसेस राइज को कम करना चाहती है इकोनॉमिक, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को सही करना था, तो ऑब्वियस है ग्रोथ तो इसमें होगी नहीं ना, तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ना ही रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज होगा, ना ही रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। इसमें एक ही बात है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि इसका आंसर है। क्लियर, ना इसके आंसर पर चलते, तो देखिए ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका आंसर है। ये क्यों है, तो देखिए सरप्लस बजट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट जो है एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर से कम होते हैं। क्लियर, सॉरी, एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट माइनस, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर कम कर देते, एक्सपेंडिचर कम होते हैं और रिसीप्ट ज्यादा होती है, तो तब क्या होता है, सरप्लस बजट होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये सिचुएशन आ गई, तो गवर्नमेंट टेक मोर मनी फ्रॉम द इकोनॉमी देन इट इंजेक्ट इनटू इट, तो गवर्नमेंट क्या इकोनॉमी से ज्यादा मनी लेती है, अपने पास रखती है और लगाती कम है। इंजेक्ट इनटू मतलब कि एक्सपेंडिचर कम करती है। तो फॉल इन, इसमें क्या होता है, फिर फॉल इन एग्रीगेट डिमांड आ जाती है, डिमांड की कमी आ जाती है। जब वो लगाएगी नहीं, किसी प्रोजेक्ट पर लगाएगी नहीं पैसा, तो ऑब्वियस है वो डिमांड जो है, चीजों के प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं चीजों को, तो प्राइस लेवल ऑब्वियसली कम आ जाएगा। प्राइस लेवल फॉल होने से ये क्या करती है, हेल्प टू कम्बाट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस होती हैं उनको सही करने में ये हेल्प करती है, एंड रिजल्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। बट इन द नेगेटिव सेंस सोचे तो ऐसा कई बार हमारी कंट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार नहीं भी हो रहा, कहीं पॉइंट ऑफ से अगर हम सोचे तो, क्योंकि बहुत सारा जीडीपी नीचे जाने की वजह से ये प्रोसेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। क्लियर, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए बहुत बार सम्स भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बजटरी डेफिसिट के हैं, फिस्कल डेफिसिट के हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी हो सकता है हम और भी करें, लेकिन इस क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग बताई थी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन डाला है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी बता देंगे। क्लियर, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, इफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट is rupees 25,000 crore and the borrowings and the other liabilities are rupees 7,000 crore, how much will be the fiscal deficit? तो देखिए क्या है कि इसमें बोल रहे हैं कि बजटरी डेफिसिट, ऑलरेडी बजटरी डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट ऑलरेडी है, हमें दिया गया है, और हमें बोरिंग्स भी दी गई हैं, अदर लाइबिलिटीज दी गई हैं 7,000 करोड़। हाउ मच द फिस्कल डेफिसिट? अब फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको बोला था, इसमें क्या होता है, रिसीप्स कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसीप्स कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन है, इनमें डिफरेंस है, लेकिन रिसीप्स कहीं पर भी दी नहीं गई, ना ही एक्सपेंडिचर दी गए, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, डेफिसिट होता है। डेफिसिट हमें ऑलरेडी दिया गया है, डेफिसिट हमें ऑलरेडी दिया गया है, बजटरी डेफिसिट दैट इज 25,000 करोड़, ये दिया गया है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज दे दी गई 7,000 करोड़, और साथ में बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। मैंने आपको बताया भी था कि अगर अकेले बोरिंग्स दी गई है, लाइबिलिटीज एंड बोरिंग्स दी गई है, अकेले दी गई है, तो इट मींस रिसीव तो हो नहीं रही, ऑलरेडी बजट डेफिसिट है, तो इसमें आप इंक्लूड करोगे ना कि माइनस करोगे। ये गलती पेपर में मत कीजिएगा, आपको इंक्लूड करनी है, प्लस करनी है इस केस में बोरिंग्स, ना कि माइनस करनी है। क्लियर, तो अकेले अगर आपको बोरिंग दिया गया होता, अगर क्वेश्चन में अकेले बोरिंग्स दी गई होती, कुछ भी नहीं मेंशन होता और निकालने के लिए बोला होता कि फिस्कल डेफिसिट निकालिए, तो आप क्या करते, फिस्कल डेफिसिट में दैट विल बी इक्वल टू, वो ये वाली सिचुएशन में क्या किया जाता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, बोरिंग्स इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर, तो हमारा आंसर इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, 32,000 करोड़। क्लियर,
सो दिस विल बी द आंसर। आंसर चेक करते हैं तो आंसर हमारा यही है 32,000 करोड़। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट इट विल बी, यहाँ पर हम इसमें डेफिसिट में हमने क्या किया, सिर्फ प्लस कर दिया जो हमारा यहाँ पर बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज दी गई थी। क्लियर? Now moving to the next and last question of this video but not the least question of this chapter. कल का लेसन हमारा लास्ट होगा, हो सकता है हम ज्यादा क्वेश्चन भी करें, 5 से ज्यादा भी, लेकिन डिपेंड करता है ऑन द, अगर हमारे ज्यादा रिवीजन के क्वेश्चन निकल आए तो ज्यादा भी कर लेंगे। क्लियर? सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा। ये लास्ट टॉपिक बचा था जो रह गया था, उसी से क्वेश्चन उठाए गए थे 3 जो हमने कल बजटरी डेफिसिट किए थे, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और फिर प्राइमरी डेफिसिट है हमारा, उसके बाद ये हमारा एक और था फिस्कल डेफिसिट। ये 3 पॉइंट्स थे रेवेन्यू डेफिसिट के रिगार्डिंग, कल हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन ये 2 पॉइंट्स थे प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, इनके रिगार्डिंग हमने पॉइंट्स नहीं किए थे, क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आज हमने कवर किए, कल भी कोशिश करेंगे और भी इनसे रिगार्डिंग अगर हो सके तो करेंगे। कल का लेसन सिर्फ रिवीजन का लेसन होगा हमारा। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इज, तो प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में क्या है, अब इसका फॉर्मूला बताना है। अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो तभी आप बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो मैं सीधा आपको आंसर पर ही ले चलती हूँ। तो आंसर इसका है ये ऑप्शन डी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये क्यों है, अब डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अगर आपको आंसर इसका एग्जैक्ट पता होगा तभी ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, अगर आपको ये कंसेप्ट की नॉलेज होगी तब। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर रट्टा लगाकर चलते हैं पेपर में तो कई बार आपको चीजों भूल भी जाती है। क्लियर? सो हमेशा याद रखिएगा कि कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए, कभी रट्टा मत लगाइए। सो आंसर पर चलते हैं तो आंसर इसका ऑप्शन डी ही है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो देखिए, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, डिफरेंस है किसमें, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, जो भी फिस्कल डेफिसिट हो रहा है करंट ईयर का उसमें से हम निकाल देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स की गई हैं ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स, जो प्रीवियस बोरिंग्स, ये याद रखिएगा प्रीवियस बोरिंग, करंट नहीं, प्रीवियस बोरिंग्स पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स की गई हैं वो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज के क्वेश्चंस। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो पर लाइक कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अनदर 5 क्वेश्चंस एंड इससे कल वाले वीडियो से हमारा बजट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो साथ ही साथ अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। थैंक यू।